हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो बहुत बहुत गुड इवनिंग आप सबको, बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत नमस्ते। क्या हाल चाल है भाई आप सबके। जल्दी से मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है, क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। हाँ जी भाई लोग, जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। यस। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई, क्या हाल चाल है भाई। यस। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो भाई यार, आज बड़ा दुख भरा दिन हो गया है। आज हमारे ऑफिस में हो रही है एक पार्टी। ठीक है, जिसमें सब टीचर्स आए हैं जो भी आपको जेई और नीट में सब जगह पे पढ़ाते हैं, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी, हर सेगमेंट में सारे टीचर्स आए हुए हैं। एंड हम नहीं जा पाए उस पार्टी में। पार्टी शुरू हो चुकी है, सुबह ही हो गई थी, 12-1 बजे शुरू हो गई थी। हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें क्लास लेनी थी। अब सौरभ सर जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, सौरभ सर हमसे हैं बहुत नाराज। सौरभ सर हमसे गुस्सा हो रहे कि यार मैं आया हूं स्पेशली कोटा से और आप आ नहीं रहे हो। मिलते साथ में मजे करते एंजॉय करते, बट फिर अब हमने कहा कि यार क्या करें, बच्चों की क्लास तो नहीं छोड़ सकते। वैसे ही बच्चे हमारे एंटी हुए पड़े हैं, है ना। बच्चे वैसे ही जाजू सर के खिलाफ है। अगर अभी हमने क्लास छोड़ दी तो फिर तो हो जाएगा काम भी, है ना। हाँ बेटा, अलग सर, सब लोग हमारा हर साल एक, जब ये अगस्त के टाइम पे, जुलाई अगस्त के टाइम पे हर साल एक इवेंट होता है जिसमें फिजिक्स वाला के जितने भी फैकल्टीज हैं, है ना, जेई नीट वाले, सबके साथ अलग सर सबसे मिलते हैं, सब मिलके एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। एंड एक गेट टुगेदर होता है, तो बहुत बढ़िया इवेंट होता है। रात तक पार्टी चलेगी, बट अब हमारी क्लास थी तो हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चों से बढ़ के तो नहीं है पार्टी, अगले साल कर लेंगे। तो बस यही। हाँ जी। हाँ, शायद आपको मैथ्स की क्लास इसलिए रिकॉर्डेड मिल रही होगी, शायद, नॉट श्योर, पता नहीं। जाना चाहिए, अरे कोई बात नहीं ब्रो। तुम लोगों से मिलना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, तुम लोगों से मिलना ज्यादा अच्छा लगता है। यस। हाँ जी। हाँ भाई। ओके, डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बने बेटा, डीपीपी के क्वेश्चंस एक बार प्लीज ढंग से देखना, जो आज मिली है आपको, एक बार प्लीज ढंग से देखना, और जो भी सवाल ना बने उसका सॉल्यूशन चेक करना। मैं थोड़ा चैट बड़ी करवाऊं, दिख क्यों नहीं रहा है। एक सेकंड रुकिए, चैट जूम कर दो। यस। हाँ जी। नहीं भाई यार, अब नहीं जा सकते, पार्टी बहुत दूर है, एकदम पास नहीं है हमारे ऑफिस से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और अभी तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास के बाद अर्जुना की क्लास है, अर्जुना के बाद एक और बैच होता है जिसकी क्लास होती है मेरी, वो वाली भी क्लास है। तो ऐसे करते करते 10-11 बज जाएगी, फिर घर जाओ, रेडी हो, फिर पार्टी में पहुंचो, जब तक यार ऑलरेडी वो सब भी थक जाएंगे। सुबह से कोई आदमी अगर पार्टी शुरू कर दे, एक सेकेंड, तो कितनी पार्टी कर लेगा, है ना। फिर 9-10 बजे के बाद तो एक टाइम के बाद सबको रेस्ट ही करना होता है, राइट। इसीलिए। अरे भैया, क्या हो रहा है। भाई सुन लो, कोई कोई सुन नहीं रहा है यार हमको। यहाँ चैट नहीं दिखाई दे रहा। एक सेकंड रुको, हम खुद ही सही करते हैं, हम खुद ही सही करते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। सर चैट सही करना। हाँ जी। क्या हाल है भाई। बेटा जी, जो भी आप लोगों को, नहीं बेटा यार, मैं आईआईटी का पेपर नहीं दे पाया था, मेंस मेरा क्वालिफाई हुआ। एडवांस के पेपर से 2 दिन पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं पेपर नहीं दे पाया था उस टाइम पे, क्योंकि उस समय पे यार थोड़ी घर में रीति रिवाज वगैरह भी बहुत होते हैं। एंड प्रॉब्लम हो गई थी, ऑल ऑफ अ सडन वो चले गए दुनिया से, तो माहौल बहुत ख़राब हो गया था, तो मैं भी उस स्टेट में नहीं था कि मैं पेपर दे पाता। बट कोई बात नहीं, मुझे उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। मेंस अपना बहुत अच्छा हो गया था, तो ठीक है। यस। हाँ जी। हाँ भाई, चलिए शुरू करें, शुरू करें। ओके जी, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमने बहुत सारी बातें कर ली, आते ही थोड़ा बहुत आपको बता दिया आज क्या चल रहा है। ये अलग सर से मिलते रहते हैं यार हम लोग, अलग सर तो आते रहते हैं ऑफिस में, जब भी बैच लॉन्च वगैरह होता है तो अलग सर से मुलाकात तो होती रहती है। हाँ, अलग सर से पर एक और बार मिलना हो जाता, ये बढ़िया होता। और सबसे अच्छी बात, सब टीचर से मिलना हो जाता। होता क्या है, अभी सारे टीचर्स अलग अलग जगह रहते हैं, है ना। जैसे मैं नोएडा से क्लास लेता हूँ, हर्ष त्यागी सर है वो नोएडा से क्लास लेते हैं, इंदौर से क्लास लेते हैं। एक फिजिक्स में अमित प्रजापति सर हैं, वो भी इंदौर से क्लास लेते हैं। ऐसी जो आपको सौरभ सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो कोटा से क्लास लेते हैं। तो ऐसे सब टीचर्स अलग अलग जगह पे होते हैं, तो ऐसे इवेंट्स पे क्या होता है, सबसे मिलना हो जाता है। तो देखता हूँ अगर रात को वो लोग जगे हुए तो फिर मैं सीधा उनके होटल ही जाके डाका मार दूंगा, वहां उनसे मिलाऊंगा यार। नहीं तो कल संडे है, कल देख लेंगे। बट हाँ, अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो हम क्लास में आ गए हैं और हम क्लास पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यस।
ओके, सलीम सर कोटा से क्लास लेते हैं बेटा, यहां से क्लास नहीं लेते हैं, है ना। चलिए जी, तो हम शुरू करने जा रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं क्या चीज, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर। तो उससे पहले जनता जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, हाउस द जोश, फटाफट फटाफट, हाउस द जोश, जल्दी बताएं प्लीज। आज ये मुझे मार के छोड़ेंगे सर, इसी बोला था मैंने, यही वाला है ना अपना वाला। बढ़िया बढ़िया सर, फैन स्पीड बढ़ाना है। भैया परेशान ही कर दिया है यार, आज क्लास नहीं लेने दे रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यस, हाँ जी, चलिए चलिए बढ़िया। भाई लोग मुझे ये बताना, एक हफ्ता हो गया है, मंडे को मुझे डिसीजन लेना है कैसा आता है। मैं अभी कल संडे है, कल बैठ के मैं ढंग से सारी चीजें एनालाइज करूंगा, क्या रहा है भाई बैच का हाल, फिर हम अगले हफ्ते चीजों को सेट करेंगे उस तरीके से, है ना, ठीक है। यस, तो देखते हैं क्या सीन रहा होगा इस बार बच्चों का। ओके भाई, ऐसा क्यों कह रहा है यार लक्की पटेल, क्यों नहीं पसंद होगा भाई, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, नाम बहुत अच्छे हैं। चलिए देखिए जरा जनता का जोश, 94.5% बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल बढ़िया जोश है। ये 5% जो इतने ठंडे हैं, भाई थोड़ी शर्म करो यार, मास्टर पार्टी छोड़ के आया है, इतना बढ़िया खाना मिलता, खाने को, नाचने को डीजे मिलता, सबसे मिलना मिलता, फिर भी हम तुम्हारे लिए आए और तुम्हें तो जोश फुल रखना चाहिए यार, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। मैं इसका एक ऑप्शन था मेरे पास, मुझे कहा था कि सर आप रिकॉर्ड करके दे दो सेशन, बट यार इतने सारे बैचेस होते हैं, रिकॉर्डिंग का ही टाइम नहीं मिला, तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं यार, इस बार तो हम पार्टी को छोड़ ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, हाँ अभिषेक सर भी आए हैं, अभिषेक सर भी आए हैं, यस सब आए हैं, सब सारे टीचर्स आए हैं भाई, सब। आप लोगों ने और भी केमिस्ट्री टीचर्स के नाम सुने होंगे, पुनीत राणा सर, दीवान तिवारी सर, सब आए हैं सब। हाँ जी, आपको फोटोज वोटोज दिख जाएंगी शाम तक, कल तक सबकी। यस, ओके चलिए जी शुरू करें। छोटू कुमार पोल नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ गया तेरे मन की भावना, तेरे मन की भावना मेरे तक पहुंच गई। ओके चलो आज आइए जी, आइए जी, नया चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सुनना ध्यान से, पहला चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है, हर चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है वो होता है माहौल बनाने का लेक्चर। और माहौल बनाने के लेक्चर में हम क्या करते हैं, माहौल बनाने के लेक्चर में हम ढंग से हर चीज समझते हैं कि भैया क्या होने वाला है इस चैप्टर में, क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, हर बात। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है इसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, और ये कतई आसान चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको, है ना, इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसानी से होगा, ठीक है बढ़िया। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओके बढ़िया, ठीक है। तो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ध्यान से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्या बताता है ये चैप्टर, क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। प्लीज गौर से सुनिएगा, मैं कॉन्सेप्ट बताने शुरू करता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि ये चैप्टर क्या है, यहां पे क्या कवर होगा, क्या पढ़ाया जाएगा। फिर हम एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यहां पे एक ही चीज है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत होगी, और उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग मतलब अभिकर्मक का वेग या उत्पाद का वेग, दोनों के बारे में बातें होंगी। और इसके लिए हम थोड़े ग्राफ्स देखेंगे, और जब ये भी देख लेंगे तो फिर हम करेंगे प्रैक्टिस। जब ये भी देख लेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। प्लीज ध्यान से देखना, ये अपना फ्लो होने वाला है आज के लेक्चर का, गौर से समझने की कोशिश करेंगे, चीजों को इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। तो बेटा देखना, मैं 3 चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं पहले, कि आखिर इस चैप्टर की जरूरत क्या पड़ी, क्या हुआ। तो बेटा जब भी कोई साइंटिस्ट जो केमिस्ट्री पे काम करता है उस साइंटिस्ट को कहते हैं केमिस्ट। तो जब भी कोई केमिस्ट कोई अभिक्रिया पे काम करता है, जब भी कोई केमिस्ट
किसी रासायनिक अभिक्रिया पे काम करता है तो बेटा जी वो तीन चीजें देखता है। जब भी कोई केमिस्ट किसी रासायनिक अभिक्रिया पे काम करता है ना तो वो तीन चीजें नोटिस करता है। क्या है वो तीन चीजें? ध्यान से सुनिएगा। वो नोटिस करता है कि अभिक्रिया की, हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कि वो स्वतः है कि नहीं है, कि अभिक्रिया स्वतः है कि नहीं है। ठीक है, ये देखता है कि अभिक्रिया कितनी दूर तक जाएगी। और तीसरी चीज किस गति से जाएगी। समझिएगा बातें, हमारे पास तीन चीजें हैं। किसी भी अभिक्रिया के बारे में जब कोई केमिस्ट रिसर्च करता है, किसी अभिक्रिया को डिजाइन करता है, किसी अभिक्रिया के बारे में बातचीत करना चाहता है, तो वो तीन चीजें नोटिस करता है उस अभिक्रिया के बारे में। क्या क्या? पहली चीज कि वो अभिक्रिया स्वतः है कि अस्वतः है। अब बच्चे कहेंगे सर स्वतः और अस्वतः क्या होता है? बेटा जो अभिक्रिया अपने आप हो जाती है कि बस आपने अभिकर्मक को मिक्स किया, अपने आप वो आपस में क्रिया कर गए, उस अभिक्रिया को स्वतः कहते हैं। और जो अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक को मिक्स करने के बाद आपको बहुत सारी और चीजें करनी पड़े, आपको प्रेशर चेंज करना पड़े, टेम्परेचर चेंज करना पड़े, हालात बदलने पड़े, उसको कहते हैं अस्वतः। तो कोई अभिक्रिया अपने आप हो रही है प्राकृतिक रूप से या आपको करनी पड़ रही है, उस चीज को कहते हैं स्वतः या अस्वतः। उस चीज को क्या कहते हैं? स्वतः या अस्वतः। तो बेटा जी इसका पता लगाने के लिए केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपके काम आता है उस चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी, जो आप कक्षा 11 में ही पढ़ के आते हैं। वहां से आपको डेल्टा जी की मदद से पता चलता है कि अभिक्रिया स्वतः है कि अस्वतः है। ठीक है। दूसरी बात, अभिक्रिया कितनी दूर तक जाएगी, मतलब कि अभिक्रिया कब खत्म होगी, कितनी देर में खत्म होगी, साम्य पे रहेगी या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, क्या अभिकर्मक का 100% विघटन हो जाएगा या थोड़ा बहुत रह जाएगा। इन सारी बातों के बारे में बात करने के लिए जो चैप्टर हमें बताता है ये सारी जानकारी, उस चैप्टर का नाम है साम्यावस्था। जो चैप्टर हमें ये सारी जानकारी देता है कि कोई भी अभिक्रिया कितनी दूर तक जाएगी, कैसे जाएगी, उस चैप्टर का नाम है साम्यावस्था। और तीसरी बात, किस गति से जाएगी अभिक्रिया, किस गति से जाएगी। अगर इस चीज के बारे में बात करनी हो तो बेटा जब अभिक्रिया की गति, मतलब अभिक्रिया स्पीड से जाएगी या धीरे धीरे जाएगी, है ना। कोई अभिक्रिया फास्ट होती है, कोई अभिक्रिया स्लो होती है। तो इस बारे में पता लगाने के लिए जो चैप्टर हमारे काम आता है उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। प्लीज ध्यान से देखिए, ये वो चैप्टर है जो मैं आप पढ़ने जा रहा हूं। भाई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ऊष्मागतिकी बता देगा। अभिक्रिया कितनी दूर तक जाएगी अगर होगी तो साम्यावस्था बता देगा। पर अगर अभिक्रिया होगी तो वो किस स्पीड से जाएगी, फास्ट होगी कि स्लो होगी, रासायनिक बल गतिकी बताएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बकायदा। बेटा जी आपने क्या किया, HCl लिया, NaOH में मिलाया, घोल दिया, NaCl बन गया। फास्ट रिएक्शन है, तुरंत होती है, तुरंत होती है। ठीक है। नमक लिया, पानी में मिलाया, घोल दिया, फास्ट रिएक्शन है, तुरंत होती है। पर सपोज करो ये केमिकल रिएक्शन है, ऐसी एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। आपके घरों के अंदर पुराने समय में जो लोहे की अलमारियां होती थी, है ना, गोदरेज बोला करते थे उन्हें, या जिनके भी घरों में लोहे की अलमारियां हैं, आप देखिएगा वहां जंग लग जाती है अलमारियों में, और जंग लग जाती है तो किरकिर हो जाती है। अब वो जंग जब लगनी शुरू होती है तो शुरू तो छोटे से हिस्से से होती है, वो जंग लगते 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 कब पूरी अलमारी में फैल जाती है आपको पता नहीं चलता। पर बहुत धीरे धीरे होता है ये काम। ऐसे नहीं होता कि आज ही जंग लगी और कल ही अलमारी खराब, नहीं, सालों साल तक जंग लगती जाती है, लगती जाती है, लगती जाती है। दीमक लगनी शुरू होती है तो दीमक लगते ही थोड़ी सब खराब हो जाता है। दीमक लगती जाती है, लगती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, धीरे धीरे एक समय के बाद में खराब हो जाता है मामला।
तो ये है स्लो प्रोसेसेस। है तो ये भी एक तरीके की अभिक्रिया, हो तो यहां भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं रहा है, पर ये है स्लो प्रोसेस। पर मैंने बोला आयनिक अभिक्रिया कि अम्ल और क्षार को मिला दिया, लवण बना दिया, ये है फास्ट प्रोसेस। तो कोई अभिक्रिया फास्ट है कि स्लो है, इसको कैसे विभाजित करें उसका पता चलता है रासायनिक बल गतिकी से। इसका पता चलता है रासायनिक बल गतिकी से, केमिकल काइनेटिक्स से। तो हम इस चैप्टर को डील करने जा रहे हैं, हम इस चैप्टर को डील करने जा रहे हैं। यहां पे हम हर समय एक ही बात करेंगे कि अभिक्रिया की दूरी, अभिक्रिया की गति कैसी है, दूरी नहीं गति। और गति बताने के लिए जो टर्म यूज होता है उस टर्म का नाम है वेग। अभिक्रिया की गति बताने के लिए जो वेग यूज होता है, जो टर्म यूज होता है, वो होता है वेग। वेग को बोलते हैं रेट। यानी कि अगर मैं बोलूं अभिक्रिया का वेग तो बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बोलूं अभिक्रिया का वेग तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, किस गति से अभिक्रिया जाएगी, तेज जाएगी, धीरे जाएगी, फास्ट जाएगी, धीमे जाएगी, वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, रेट कहलाता है रिएक्शन का। तो ये चीज डील होती है केमिकल काइनेटिक्स में। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग वेग के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जी वेग क्या है, क्या है ये वर्ड वेग, क्या मतलब होता है रेट का, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभिक्रिया के लिए वेग का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखें, आइए बात करें। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग। तो पहले मैं आपसे ना रेट वर्ड के बारे में जानकारी लूंगा। पहले मैं रेट वर्ड समझाऊंगा, फिर उस रेट से जुड़े हुए एक एक टर्म समझाऊंगा, लास्ट में मैं रेट ऑफ रिएक्शन समझाऊंगा। मैं शुरुआत में ही रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं रेट के बारे में बात कर रहा हूं कि रेट क्या चीज है। बेटा रेट का मतलब होता है समय के साथ जो चेंज आए। अब हम अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो अभिक्रिया में अभिकर्मक होता है, अभिक्रिया में प्रोडक्ट होता है, उनकी कुछ सांद्रता होती है। आपको यह बात पता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है अभिकर्मक की सांद्रता घटती जाती है और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती जाती है। अभिकर्मक समय के साथ खर्च होता जाता है और प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ता जाता है। तो हम बोलते हैं कि अभिक्रिया के अंदर हम बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ सांद्रता में आने वाला परिवर्तन समय के साथ सांद्रता में आने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समय के साथ जो सांद्रता में परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा, हमने बोला ये अभिकर्मक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, R gives P, एक रिएक्शन है। तो मैंने बोला बेटा T इक्वल टू 0 पे ये C1 है, ये 0 होगा शुरुआत में। हमने कल भी विलियन वाले चैप्टर में ये बातें करी हैं एक तरीके से। तो अगर ये C1 है तो ये 0 होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अगर C1 में से कुछ X कम हो जाए, इसमें से अगर कुछ X कम हो गया तो 1 मोल पे 1 मोल, तो यहां से जितना कम होगा उतना ही तो यहां पे बनेगा। इतनी बात तो सबको आती है। कल मैंने इसको C1 अल्फा लिखा था, मैं C1 अल्फा को X लिख रहा हूं अभी।
तो ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे समय के साथ सांद्रता में आने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो यहां पे हम बोलेंगे वेग पढ़ने के लिए हमें समझ में आनी चाहिए ये बात कि टी समय में, 0 से टी समय में जो सांद्रता का अंतर है, जो सांद्रता का अंतर है वो अपॉन टाइम क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। आप समझिएगा ध्यान से, हम बोलेंगे अगर मैं अभिकर्मक के लिए बात करूं, अगर मैं अभिकर्मक के लिए बात करूं तो अंतर क्या हो जाएगा? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता डिवाइडेड बाय समय क्या है? t माइनस 0। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट की वेग की बात करूं तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता अपॉन t माइनस 0। ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ माइनस एक्स बाई टी, वैल्यू हो जाएगी x अपॉन टी, और ये क्या हो जाएगी? x अपॉन टी। तो ये हो गया अभिकर्मक के लिए, ये हो गया उत्पाद के लिए। अगर मैं मैग्नीट्यूड ना लिख के एग्जैक्ट वैल्यू लिखूं तो प्लीज देखिएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड ना लिख के एग्जैक्ट वैल्यू लिखूं तो हाँ जी, और ऐसे ही अगर यहां बात करें, मैग्नीट्यूड ना लिख के एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो आप देखिएगा, जब मैंने अभिकर्मक के लिए वैल्यू लिखी तो वहां आया नेगेटिव, और जब मैंने प्रोडक्ट के लिए वैल्यू लिखी तो यहां आया पॉजिटिव। बात समझो, जब अभिकर्मक के लिए वैल्यू लिखी है तो आगे नेगेटिव आया है, जब प्रोडक्ट के लिए वैल्यू लिखी है तो आगे पॉजिटिव आया है। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का यह अर्थ है कि अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है और प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है, प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। तो अभिकर्मक की सांद्रता क्योंकि समय के साथ कम होती जाती है इसलिए आगे माइनस लगा है, और प्रोडक्ट की सांद्रता क्योंकि समय के साथ बढ़ती जाती है तो आगे प्लस लगा है। तो वो माइनस एक्स बाई टी है, ये प्लस एक्स बाई टी है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, बढ़िया। इस चीज को मैं अच्छे से समझाता हूं। पहले मैं वेग लिखने के तरीके बताऊं, पहले मैं आपको ये बताऊं वेग लिखा कैसे जाता है। तो ये जो मैंने यहां लिखा है ये एक तरीका है वेग लिखने का। तो आप ध्यान से देखिएगा, वेग को दो तरीकों से लिखा जाता है। बेटा मेरी आदत है, पूरा बोर्ड भर जाएगा फिर मैं चैट ऑन करूंगा, आपको फोकस रखना पड़ेगा तब तक, ठीक है? ध्यान से देखना, मैंने बोला किसी भी अभिक्रिया में अगर वेग का एक्सप्रेशन लिखना है तो वेग दो तरीकों से हो सकता है। या तो हम लिखें औसत वेग, और या हम लिखें यहां ताक्षणिक वेग। या तो लिखे औसत वेग या लिखे ताक्षणिक वेग। औसत वेग को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज रेट, और ताक्षणिक वेग का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट। यस, एवरेज रेट औसत वेग, इंस्टेंटेनियस रेट ताक्षणिक वेग। औसत वेग का क्या मतलब होता है देखना ध्यान से। अगर आप एवरेज रेट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि अंतिम सांद्रता मतलब अंतिम सांद्रता का अंतर अपॉन समय का अंतर। अब चाहे यहां पे माइनस आए चाहे प्लस आए, ये क्या हो जाता है? औसत वेग हो जाता है। सांद्रता का अंतर अपॉन समय का अंतर, आगे माइनस आए या प्लस आए, वो हो जाता है औसत वेग। इसी तरह जब हम बात करते हैं ताक्षणिक वेग की, जब हम बात करते हैं ताक्षणिक वेग की, तो बेटा जी ताक्षणिक वेग कैसे आता है? ये आता है माइनस या प्लस डीसी बाय dt, माइनस या प्लस डीसी बाय dt। ये आ गया डेल सी बाय डेल टी, और वो आ गया डीसी बाय dt। यही अंतर है दोनों में।
ये डेल सी बाई डेल टी और ये आ गया डीसी बाई डी टी। समझे बात को ध्यान से। औसत वेग होता है जब आपको समय अंतराल पता हो कि भाई 0 से 10 मिनट के बीच में बताओ, 10 से 20 मिनट के बीच में बताओ, 20 से 25 मिनट के बीच में बताओ। मतलब जब आपका डेल्टा टी जो होता है वो नॉन जीरो होता है, आपको पता होता है डेल्टा टी का मतलब क्या है। पर औसत ये ताक्षणिक वेग जो है इसका मतलब क्या होता है, जब आपका डेल्टा टी किसको अप्रोच करता है, जीरो को। जब आपका डेल्टा टी किसको अप्रोच करता है, जीरो को, मतलब आपके समय में अंतर ही नहीं है। आपको यह कह दिया गया कि 5 सेकंड पे बता दो वेग क्या है, 10 सेकंड पे बता दो वेग क्या है, 20 सेकंड पे बता दो वेग क्या है। एक पर्टिकुलर समय पे पूछा है तो अंतर तो कुछ बना ही नहीं ना, तो अंतर किसको अप्रोच कर गया, जीरो को। तो ये हो गया आपका ताक्षणिक वेग, ये हो गया आपका औसत वेग। समझ में आई बात, क्लियर है, पक्का। तो ये मैंने वेग के बारे में बताया, ये मैंने अभिकर्मक और प्रोडक्ट के बारे में बताया, ये मैंने औसत वेग के हिसाब से एक्सप्रेशन लिखा है। हाँ, हमने ये बात करी कि वेग का मतलब क्या होता है, सांद्रता में अंतर, दैट्स इट, समय के हिसाब से। अब अभिकर्मक है तो हमें पता है अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसीलिए वेग का मान नेगेटिव आया है, क्योंकि अंतिम सांद्रता कम है प्रारंभिक सांद्रता से। जबकि अगर हम यहां पे बात करें प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ में बढ़ती है, तो अंतिम सांद्रता प्रोडक्ट की इनिशियल सांद्रता से ज्यादा ही होगी, तो डिफरेंस पॉजिटिव ही होगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यस, वेग का मतलब और वेग को लिखने के तरीके क्लियर है क्या। अभी मैं ये दोनों चीजें ग्राफ से भी समझाऊंगा, अभी मैं ये दोनों चीजें ग्राफ से भी समझाऊंगा, बट अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है, देखना ध्यान से। यस, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। अभी इन चीजों को और ढंग से समझते हैं, अभी इन चीजों को और ढंग से समझते हैं। बेटा C1 का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, C1 का मतलब अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता। समझ में आई बात, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर है, वो बात क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं चीजों की तरफ। बेटा जी ध्यान से देखना, हम जब भी वेग के बारे में बात करते हैं ना, हम जब भी वेग के बारे में बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं वेग ना दो तरीके से है, हम बोलते हैं वेग ना दो तरीके से पढ़ा जाता है। प्लीज ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका होता है अभिकर्मक के लिए, अभी मैंने कहा था अभिक्रिया के वेग में मैं लास्ट में आऊंगा। हम बोलते हैं एक होता है अभिकर्मक के हानि की दर, अभिकर्मक के हानि की दर, यह है एक तरीके की बात। दूसरी है प्रोडक्ट में वृद्धि की दर। एक है अभिकर्मक में हानि की दर, एक है प्रोडक्ट में वृद्धि की दर। समझने की कोशिश करिएगा मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करिएगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला किसी भी अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ अभिकर्मक की सांद्रता घटती है, अभिकर्मक की सांद्रता घटती है, एवं
प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि होती है। ये लाइन मैंने लिख दी ताकि आप कभी भूले ना। और बेटा इसी वजह से मैं अभिकर्मक की दर को कह रहा हूं हानि की दर और प्रोडक्ट को कह रहा हूं वृद्धि की दर। इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि समय के साथ अभिकर्मक की सांद्रता तो घटेगी, अभिकर्मक तो खर्च होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, तो अभिकर्मक के हानि की दर होगी और प्रोडक्ट के वृद्धि की दर होगी। तो हमने बोला अभिकर्मक के हानि की दर और उत्पाद में वृद्धि की दर। तो इस चीज को हमने कैसे लिखा? हमने बोला कि अभिकर्मक के लिए जो वैल्यू होती है इसे लिखा जाता है इंग्लिश में रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इंग्लिश में ये बोलते हैं, अभिकर्मक के हानि की दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसे बोलते हैं ROD। इसी तरह यहां पे उत्पाद में वृद्धि की दर को हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। समझे मेरी बात को ध्यान से, रेट ऑफ अपीयरेंस, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं ROA। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस और ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ROD ROA। ROD मतलब अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती जा रही है, मतलब अभिकर्मक कम 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 होता जा रहा है, तो इसलिए हमने बोला डिसअपियर। जबकि प्रोडक्ट जो है वो समय के साथ बढ़ता 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 जा रहा है, मतलब अपीयर। अगर ऐसी चीज है तो ध्यान से समझें, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं। मैंने बोला ये रिएक्शन है N1A gives N2B। अगर ये एक रिएक्शन है N1A gives N2B, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ROD का मान किस तरह लिखा जाएगा? प्लीज देखिएगा ध्यान से, ROD का मान किस तरह लिखा जाएगा? अभिकर्मक के लिए लिखा जाएगा ROD और प्रोडक्ट के लिए लिखा जाएगा ROA। अभिकर्मक के लिए लिखा जाएगा ROD और प्रोडक्ट के लिए लिखा जाएगा ROA। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे औसत वेग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ताक्षणिक वेग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बेटा जी क्योंकि अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती है, तो हम बोलते हैं माइनस डेल्टा C ऑफ A अपॉन डेल्टा T। मैं माइनस ऑलरेडी लगा देता हूं, क्यों? क्योंकि वेग का मान सदैव धनात्मक होना चाहिए। तो हमें पता है कि अभिकर्मक के लिए वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो एक नेगेटिव हम ऑलरेडी पहले से लगा के रखेंगे ताकि हमें यह बात समझ में आए कि ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि कमी हो रही है। वेग का मान सदैव धनात्मक होता है, तो ये हो गया माइनस डेल CA बाई dt। और अगर हम बात करें किसके टर्म्स में, ताक्षणिक वेग के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा माइनस DCA बाई dt। समझो बात, ये जो आगे माइनस साइन है ये बता रहा है कि समय के साथ सांद्रता घट रही है, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव आगे पहले से लगा हुआ है ताकि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि वेग का मान जैसा कि हमने कहा सदैव कैसा होना चाहिए? धनात्मक। वेग का मान सदैव कैसा होना चाहिए? धनात्मक। बहुत अच्छे। इसी तरीके से अगर हम ROA की बात करें, इसी तरीके से अगर हम ROA की बात करें, रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें, तो हम बोलेंगे ये भी दो तरीके से हो सकता है। या तो हमने बोला प्रोडक्ट की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि आए, प्रोडक्ट की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि आएगी, या तो डेल्टा C के टर्म्स में लिखेंगे या DC के टर्म्स में लिखेंगे। देखो ध्यान से, या तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी या DC बाई dt, या हम लिखेंगे प्लस डेल C बाई डेल टी या DC बाई dt। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए आप आगे पहले से माइनस लगाते हो, अभिकर्मक के लिए पहले से माइनस लगाते हो। और इस चीज को भी मैं यहां पे क्लैरिफाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे बच्चों के दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो छोड़ना ही नहीं है। तो यहां नोट पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, देखना ध्यान से। हम बोलेंगे अभिकर्मक के ROD के लिए, अभिकर्मक के ROD के आगे नेगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है
ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती है। अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती है। और इसी तरह आरओए में प्रोडक्ट के आरओए में आगे पॉजिटिव साइन ये शो करता है, प्रोडक्ट के आरओए में आगे पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, जबकि अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती है। प्लीज ध्यान से देखें। ठीक है, अभिकर्मक के आरओडी के आगे नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट के आरओए के आगे पॉजिटिव साइन। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। लिखने का तरीका तो वही होगा, जैसा आपको डेटा दिया होगा वो कर लीजिएगा, बट ये बात मैंने आपको समझाई। अब मैं ये बात आपको ग्राफ से भी सिखाऊंगा, बट हाँ, मुझे ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। मैं क्वेश्चन में बार बार बोलूंगा आरओडी, आरओए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं बार बार बोलूंगा आरओडी निकालो, आरओए निकालो, तो हमें समझ में आए कि आरओडी और आरओए क्या होता है। हमें समझ में आए कि आरओडी और आरओए होता क्या है, मतलब क्या है इस बात का। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें। आरओडी और आरओए का मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। मुझे लगता है यहां तक सबको मजा आ रहा होगा, यहां तक सबको अच्छा लग रहा होगा। बढ़िया, चैट में भी सब बच्चे यही कह रहे हैं। ठीक है, आगे सुनिए। अब हम चलते हैं थोड़ा ग्राफ की तरफ। तो पहले आरओडी का ग्राफ देखते हैं, मतलब पहले अभिकर्मक के लिए बात करते हैं। तो देखना ध्यान से, मेरा टॉपिक देखो ध्यान से, मैं खुद बना के दिखाऊंगा ये ग्राफ। अभिकर्मक के लिए बात करते हैं। अगर अभिकर्मक के लिए बात करते हैं तो ध्यान से देखना, देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला ये रिएक्शन है, N1A gives N2B, N1A gives N2B। मैंने बोला कि भैया अगर इस रिएक्शन को यहां ना लिख के हम ऐसे लिखें, ये है t इक्वल टू 0 पे भैया सांद्रता C1 है। जैसे जैसे समय बीता C1 में से x गया, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा। मैं N1 N2 हटा देता हूं एक बार, सिंपल रिएक्शन रखते हैं। C1 में से x गया तो वहां क्या मिलेगा, x। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता है कुछ प्रारंभिक सांद्रता है, और समय के साथ सांद्रता घटती जा रही है, समय के साथ सांद्रता घटती जा रही है। तो ये ग्राफ ये बताता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, सांद्रता का जो मान है वो घटता जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, सांद्रता का जो मान है वो घटता जा रहा है। देखना ध्यान से, यहां सांद्रता है, यहां समय। हमने बोला t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर जो प्रारंभिक सांद्रता है वो C1 है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सांद्रता घटती जाएगी, सांद्रता घटती जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान दें कि अगर मुझे औसत वेग निकालना है, औसत वेग, तो मैंने बोला किसी दो टाइम के बीच की सांद्रता निकाल देते हैं। तो मैंने बोला कि सपोज करिए
सपोज करिए किसी टाइम t1 पर, किसी टाइम t1 पर, किसी टाइम t1 पर सांद्रता C1 है। देखना ध्यान से, किसी टाइम t1 पर सांद्रता C1 है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, किसी टाइम t2 पर सांद्रता क्या है? C2। ठीक है, किसी टाइम t1 पर सांद्रता C1 है, t2 पर सांद्रता C2 है। प्लीज ध्यान से देखिए, यह है समय का अंतर, यह है सांद्रता का अंतर। मुझे एक बात बताओ, t1 पर सांद्रता C1 है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा सांद्रता घटी, मतलब C2 का जो मान है वो छोटा है किससे? C1 से। ये बात समझ में आ रही है? जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता से छोटी है। तो अगर मैं यहां पे ROD लिखूंगा या एवरेज रेट लिखूंगा, औसत वेग लिखूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? अभिकर्मक है तो बाहर माइनस लगाएंगे, C2 माइनस C1, क्योंकि अंतिम सांद्रता ये है, अपॉन T2 माइनस T1। यही तो मैं समझा रहा था, यही तो मैंने समझाया था कि अभिकर्मक के लिए एक माइनस बार अलग से लग जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा हमें पता है कि ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, तो एक बाहर नेगेटिव लग जाएगा ताकि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव बन जाए, ताकि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। समझ में आई बात? तो ये हो गया औसत वेग। जब आपको समय अंतराल पता है, मतलब आपको यह पता था कि T2 माइनस T1 एक वैल्यू है, यानी कि डेल्टा T आपका नॉन जीरो है, यह बात आपको दिख रही है। अब एक अगली चीज देखो, अब एक अगली चीज देखो। सपोज करिए मैंने बोला कि मुझे बेटा इस समय पे बता दे वेग क्या है। मैंने तेरे को बोला ही नहीं कि T1 से T2 के बीच में बता, मैंने तुझे साफ साफ एक बात बोली कि मुझे तो इस समय पे वेग जानना है, T3 समय पे। अरे सर मुझे कोई अंतर तो दो, तभी तो मैं सांद्रता का अंतर ले पाऊंगा। नहीं भाई मुझे नहीं देना, मुझे इस पर्टिकुलर समय पे वेग जानना है। तो बेटा जब एक पर्टिकुलर समय दे दे, मतलब इस पर्टिकुलर क्षण पे वेग जानना है, और जब एक पर्टिकुलर क्षण की बात हो जाए तो बेटा जी उसे कहते हैं ताक्षणिक वेग। और ताक्षणिक वेग कैसा होता है? आप यहां बनाते हो एक टेंजेंट, आप यहां क्या बनाते हो? एक टेंजेंट। और टेंजेंट जो बनती है उसे तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है, उसकी ढाल क्या होती है? dy/dx, मतलब -dc/dt। और इसी को हम क्या कह देते हैं? ताक्षणिक वेग का मान कह देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं? ताक्षणिक वेग का मान कह देते हैं, -dc/dt। तो ये अंतर है, मैंने आपको बताया था अभिकर्मक के लिए ताक्षणिक वेग और औसत वेग ये ऐसे लिखे जाते हैं। औसत वेग जब समय अंतराल पता हो, ताक्षणिक वेग जब ना पता हो। तो हम एक टेंजेंट बनाते हैं और उसके हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने अभिकर्मक के लिए बात करी है, ये मैंने अभिकर्मक के लिए बात करी है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे प्रोडक्ट के लिए बात करूंगा, देखना ध्यान से, मैं प्रोडक्ट का भी ग्राफ बना के दिखाऊंगा, हम तरीके से समझेंगे सारी बातों को। अगर मैं प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो फिर से सांद्रता वर्सेस समय में बनेगा ग्राफ। तो सांद्रता वर्सेस समय में ग्राफ बनेगा। रिएक्शन कौन सी है? ए गिव्स बी। वही हाल है, टी इक्वल टू 0 पे ये C1 है, ये 0 है। जैसे जैसे समय बीतेगा अभिकर्मक कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, है ना? प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना क्या होगा। हम बोलेंगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ेगी, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ेगी। शुरुआत में प्रोडक्ट 0 था, समय के साथ में प्रोडक्ट की वैल्यू, सांद्रता की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम बोलेंगे ग्राफ कुछ ऐसा होगा।
ऐसा ग्राफ, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है तो मैं ट्राई करता रहता हूं कि अच्छी बन जाए। ऐसा ग्राफ। अभिकर्मक में क्या हो रहा था, एक फिक्स सांद्रता से घट के आ रहे थे हम। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, फिक्स वैल्यू से बढ़ते हुए जा रहे हैं। शुरुआत में 0, समय के साथ वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि किसी t1 समय पे सपोज करो सांद्रता है c1। किसी t1 समय पे सपोज करो सांद्रता है c1 और किसी t2 समय पे सपोज करो सांद्रता है c2। देखना ध्यान से, t1 समय पे सांद्रता है c1, किसी t2 समय पे सांद्रता है c2। तो हम बोलेंगे कि यहां जो समय का अंतर है और यहां जो सांद्रता का अंतर है, और आपको यह बात दिख रही है कि C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहां पे औसत वेग जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना। और बाहर लग जाएगा प्लस, बाहर लगेगा एक प्लस। C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, सांद्रता का अंतर अपॉन समय का अंतर। बाहर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए तो वैल्यू पॉजिटिव ही आती है ना। इसे कहते हैं औसत वेग। आप देखो ध्यान से, डेल P बाई डेल टी पॉजिटिव साइन के साथ आया है। इसी तरीके से अगर मैं आपको यह कह दूं कि मुझे किसी क्षण पे वैल्यू चाहिए, मैंने कह दिया मुझे इस समय पे वेग बताओ, मैंने कह दिया मुझे इस समय पे वेग बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा इस समय पे वेग। तो बेटा जी मैं बोलूंगा कि इस समय पे एक ढाल बना देते हैं, और जैसे ही हम एक ढाल बना देंगे, ढाल क्या बनाते हैं, सॉरी एक टेंजेंट बना देते हैं। जैसे ही एक टेंजेंट बना देंगे, इसकी जो ढाल होगी वो क्या हो जाएगी, हमारा ताक्षणिक वेग। क्या हो जाएगी, हमारा ताक्षणिक वेग। ध्यान से समझना, ये रही ये वाली बात कि ये टेंजेंट बनी डीपी बाई डी टी। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए। तो भाई ग्राफ से भी समझा दिया और वैसे भी भाषा में समझा दिया। कोई गड़बड़, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, प्लीज बता दो यार। कोई चीज नहीं समझ में आई, प्लीज बता दो यार। यस, हाँ जी, आसान है सब कुछ। ये स्कूल में आ जाता है ग्राफ, इसलिए बता दिया। बाकी हमारा काम तो सीधा समझने पे भी चल ही रहा था, बट स्कूल में पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि अभिकर्मक की हानि कैसे हो रही है, उत्पाद में वृद्धि कैसे हो रही है, राइट। यस, हाँ जी, ठीक है क्या। चलिए क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। बेटा टेंजेंट पूछ रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। टेंजेंट तो पढ़ाई जाती है यार। हाँ जी, एक ऐसी लाइन, ये तो 10वीं में भी पढ़ी जाती है कि एक ऐसी लाइन, हम जब वृत्त वाला चैप्टर पढ़ते थे, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को केवल एक पॉइंट पे स्पर्श करे, उस रेखा को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। वही तो बात है, एक पॉइंट पे टच कर रही है बस, है ना। बढ़िया, ओके। चलिए भाई इस पे सवाल करते हैं। आइए जी इस पे सवाल करते हैं, ध्यान से क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, एक एक करके इस पे क्वेश्चन देखें। पहला सवाल सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। यदि 15 मिनट में यदि 15 मिनट में N2 की सांद्रता यदि 15 मिनट में N2 की सांद्रता 0.7 मोलर से घटकर 0.1 मोलर हो जाती है,
0.7 मोलर से घटकर 0.1 मोलर हो जाती है, तो N2 के हानि की दर क्या होगी या कितनी होगी? N2 के हानि की दर कितनी होगी ये हमें बताना है, ये एक सवाल है। तो बेटा जी आप ध्यान से देखो, आपको अभिकर्मक का डेटा दिया है, आपको इस रिएक्शन ने क्या दिया है? अभिकर्मक का डेटा दिया है। गौर से देखिएगा, N2 की सांद्रता 0.7 से घटकर 0.1 हो जाती है। कितनी देर में हो जाती है? 15 मिनट में हो जाती है। तो आप ध्यान से देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। तो हम बोलेंगे N2 के हानि की दर, मतलब मुझे क्या निकालना है? ROD निकालना है N2 का। ये वैल्यू किसके बराबर होती है? माइनस टाइम N2 की अंतिम सांद्रता माइनस N2 की प्रारंभिक सांद्रता डिवाइडेड बाय जितना समय लग रहा है। और बेटा समय हमेशा सेकंड में लिया जाता है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 15 मिनट में 15 इंटू 60। अगर ये हो गया तो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ -0.6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 60, है ना। ये हटेगा तो नीचे 10 आएगा, हमने बोला 6 से कटेगा 10 गुना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/1500 मोलर सेकेंड इनवर्स। -1/1500 मोलर सेकेंड इनवर्स, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। सो 1/1500 मोलर सेकेंड इनवर्स। समझ रहे हो आप? ये होगी N2 के हानि की दर। ध्यान से समझिएगा, ये चीज मैंने आपको समझाई, हम यहां पे लिख देते हैं यूनिट क्या होती है रेट की। बट उससे पहले मुझे एक चीज समझानी है, ये तो आसान था। हम बात करते हैं अभिक्रिया का वेग कैसे लिखें। अभी तक तो अभिकर्मक के लिए वेग लिख दिया, उत्पाद के लिए वेग लिख दिया। अगर ओवरऑल अभिक्रिया के लिए कोई वेग लिखना हो, क्या लिखा जा सकता है? ओवरऑल अभिक्रिया के लिए अगर वेग लिखना हो तो क्या लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? प्लीज ध्यान से देखें। कैसे लिखा जा सकता है? प्लीज ध्यान से देखें। हम बोलेंगे N2 की सांद्रता समय के साथ कम होती है, ऐसे ही हाइड्रोजन की सांद्रता समय के साथ कम होती है, अमोनिया की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। तो हम बोलते हैं कि बेटा जी अगर मैंने ये रिएक्शन ले ली N1A प्लस N2B गिव्स N3C, तो हम बोलेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या है? ROD ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये हो सकता है क्या? -dA/dt। बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं ROD B का लिखूं तो वो हो सकता है -dB/dt। और अगर मैं ROA लिखूं C का तो वो हो सकता है +dC/dt। अगर ये चीजें हो गई तो बेटा जी ROR का मान क्या होगा? अभिक्रिया के वेग का मान क्या होगा? वो होगा A के लिए ROD अपॉन उसका स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट, इसी तरह B को लेके ROD अपॉन उसका स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट, और इसी तरह C क्या है? प्रोडक्ट, तो C को लेके ROA अपॉन उसका स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट। तो ROD ऑफ A बाय N1 या B बाय N2 या C बाय N3, ये हो जाता है अभिक्रिया का वेग। ये हो जाता है अभिक्रिया का वेग। समझने की कोशिश करिएगा। हम बोलते हैं ROR का मान क्या हो जाएगा? 1/N1 टाइम्स -dA/dt, या फिर 1/N2 टाइम्स -dB/dt, या फिर 1/N3 टाइम्स +dC/dt। मतलब जो भी ROD, ROB, ROA की वैल्यू है उसको अगर उसके स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड कर दें तो वो ROR होगा, और वैल्यू हमेशा सेम आएगी, हर स्थिति में सेम आएगी। जैसे कि अगर मैंने इस क्वेश्चन में ROR पूछा होता, अगर मैंने इस क्वेश्चन में ROR पूछा होता, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा होता, तो मैं क्या कह देता कि मुझे N2 का ROD पता चल गया, अपॉन उसकी स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड कर देते हैं। तो N2 का ROD है 1/1500 अपॉन स्टोइक्योमेट्री है 1, तो आंसर हो जाएगा 1/1500 मोलर सेकेंड इनवर्स। समझे बात को ध्यान से? ठीक है, ये होता है ROR।
जो भी आरओटी है, जो भी आरओटी है, जो भी आरओ है, उसको उसकी स्टोइक्योमेट्री से अगर डिवाइड कर दोगे तो आर ओ आर आ जाएगा। हम यूनिट क्या बोलते हैं इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हम बोलते हैं सांद्रता पॉन समय ना, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर हम बोल देते हैं मोलरता सेकंड इनवर्स। ध्यान से देखें, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मोलरता सेकंड इनवर्स, या कभी कभी आपको मोल पर लीटर की जगह दाब दिया जाता है तो हम लिख देते हैं एटीएम सेकंड इनवर्स। ये बहुत कम यूज होगा, बट जब होगा मैं बता दूंगा। ये यूनिट्स हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं यहां पे यूनिट यूज कर रहा हूं। मोल पर लीटर को मोलरता भी कहते हैं, तो मोलरता सेकंड इनवर्स। सही है जी। प्लीज बताइए समझ में आया क्या, प्लीज बताइए समझ में आया क्या। यस। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। एक सवाल करते हैं, उस सवाल से और बेहतर समझ में आएगा। देखना ध्यान से क्या सवाल है, देखना ध्यान से क्या सवाल है। पहले आप लोग ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा। एक रिएक्शन दी हुई है, ये एक रिएक्शन दी हुई है। सवाल कह रहा है यदि यदि Cr2SO4 होल थ्राइस के लिए ROA का मान 2.67 मोल पर मिनट है, तो फर्स्ट पार्ट हमें बताना है ROR कितना होगा, और सेकंड पार्ट हमें बताना है ROD कितना होगा C2H6O का। ये दो चीजें हमको बतानी है, राइट। प्लीज ध्यान से समझिए एक एक करके, प्लीज ध्यान से ट्राई करिए एक एक करके। अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी इस क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा। आपके पास हैं 2 मिनट, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 2 पार्ट्स हैं, 2 मिनट हैं, ट्राई करके देखो, फिर हम डिस्कस करते हैं।
हाँ जी। हाँ भाई, करें डिस्कस। आइए आइए भाई, डिस्कस करते हैं। क्या सवाल है, कैसे है, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि हमें एक रिएक्शन दी है जिसमें इसके लिए ROA का मान दिया है, ठीक है, और मुझसे पूछा है ROR। तो बेटा जी ROR निकालना बड़ा आसान है। जिसका भी ROD ROA पता हो, अगर आप उसको उसी की स्टोइक्योमेट्री गुणांक, उसी का ये जो आगे गुणांक है 28323 जो भी लिखा है, ये सब स्टोइक्योमेट्री गुणांक है, अगर आप इसी से डिवाइड कर देंगे तो ROR आ जाएगा। तो मैंने बोला ये लो, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, स्टोइक्योमेट्री से, तो जाके आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 2.67 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हो जाएगा 1.335, है ना, 1.335। बढ़िया है। तो ये आ जाएगा ROR, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर मिनट। अब जैसा सवाल ने यूनिट दिया है वही हमने लिख दिया, ठीक है, बढ़िया जी। अगली चीज देखिएगा, अगर ROR आ गया तो अब हमसे पूछ रहा है ROD। इसकी यूनिट को करेक्ट कर लेते हैं, इसको मोलर पर मिनट लिख देते हैं, क्योंकि आयतन कहां ही जाएगा। आते हैं बी पार्ट पे, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट कह रहा है ROD निकालना है C2H6O का। अब बच्चे कहेंगे C2H6O कौन है, तो यही दिमाग लगाना था कि बेटा C2H5OH को C2H6O भी तो बोला जा सकता है, अगर दोनों H को कंबाइन कर दूं। तो बेसिकली क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है C2H6O मतलब C2H5OH। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसने सवाल में, ऐसे अच्छे सवाल आते हैं। तो अब ये कैसे बनेगा, तो बेटा मुझे डेटा ROR का पता चल गया या ROD ROA का पता चल गया और इसका निकालना है, तो बड़ा आसान है यार। अब तो ROR पता है, तो ROR क्या होता है, किसी का भी ROD ROA ले लो और उसे किससे डिवाइड कर दो, उसी के स्टोइक्योमेट्री गुणांक से, मतलब जो आगे वाली वैल्यू है 3। तो बेटा जी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू है 1.335, किसके बराबर है, ROD अपॉन 3। तो हमने बोला कि ROD का मान क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1.335 इंटू 3। तो वैल्यू हो जाएगी 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4। तो वैल्यू हो जाएगी ये 4 मोलर पर मिनट। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखें। हाँ जी। हाँ भाई, आगे बढ़े क्या बेटा, मोलर सेकंड इनवर्स भी हो सकता है। क्वेश्चन ने पर मिनट का डेटा दिया है तो हमने आंसर भी पर मिनट में निकाल दिया, है ना। यस, ठीक है, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़े क्या, चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो बेटा 1.335 इसकी वैल्यू है। कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, बिल्कुल घोचू हो गया है।
बिल्कुल ही, मतलब यहां कौन आ गए भाई, ऐसा लग रहा है 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा बैठा है। थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ही नहीं लगाओगे। तौहीद फारूकी, बेटा क्या दूसरी क्लास से उठ के सीधा 12वीं में आया है क्या? हाँ, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए आदर्श बेटा, तभी काम हो पाएगा। सही है, चलिए जी आगे बढ़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है, एक रिएक्शन है ए गिव्स बी। सवाल कह रहा है यदि प्रोडक्ट बी की सांद्रता 0 मोल पर लीटर से 30 मिनट में 0.2 मोल पर लीटर हो जाती है, तो अभिक्रिया का औसत वेग डैश इंटू 10 की घात -1 मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स होगा। हमें यहां बताना है क्या आएगा, ठीक है, यहां बताना है क्या आएगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसने क्या यूनिट दी है और क्या यूनिट पूछी है। ठीक है, इंटीजर टाइप सवाल है, आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई करो कैसे करोगे, ढंग से सवाल को पढ़ो और फिर कोशिश करो करने की। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आइए भाई डिस्कस करें क्या। करें भाई, डिस्कस करें। 0 मोल पर लीटर से बढ़ के हम 0.2 मोल पर लीटर चले गए, वो भी 30 मिनट में, वो भी 30 मिनट में, है ना। ठीक, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन क्या है ये। ओके, प्रोडक्ट बी के लिए डेटा दिया है कि आप 0 मोल पर लीटर से बढ़कर कहां चले गए हो,
0.2 मोल पर लीटर में, और समय कितना लग रहा है इसके अंदर? 30 मिनट। समय कितना लग रहा है इसके अंदर? 30 मिनट। तो हमें औसत वेग बताना है अभिक्रिया का। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? चेंज जो बी की सांद्रता में है अपॉन जो समय में है ना। तो बी की सांद्रता में चेंज क्या है? 0.2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय समय कितना लग रहा है? 30 मिनट। अब हमें किस यूनिट में चाहिए? घंटों में चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखना, 1 घंटा मतलब कितने मिनट? 60 मिनट। तो हम 1 मिनट को क्या बोलेंगे? 1/60 आर, है ना। तो हमने बोला कि मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोल दिया 1/60। तो ये आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30। आंसर हो जाएगा 0.4 मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स। हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी। अगर ये हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 10⁻⁻1 मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स। और अगर मैं इसे 4 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूं तो बेटा जी इस डैश की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। डैश की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 23% बच्चे ठीक कैलकुलेट कर पाए हैं। उमेश, अरुण, चंद्र प्रकाश, लकी, राजवीर, रूपम, हर्षित, प्रिंस। प्लीज देखे बेटा, प्लीज देखे बेटा, समझ में आया क्या सवाल? समझ में आया क्या सवाल? हाँ जी। डाउट बेटा क्लास के बाद में चेक करते हैं। सही है भाई। हमने मिनट वाले को आर में कन्वर्ट किया। हाँ संस्कार बेटा, ये जो तूने गलती करी है ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। वो यूनिट नहीं देखते, उनको सेकंड में करने की आदत होती है क्वेश्चन, वो सेकंड इनवर्स में ही कर देते हैं। यहां आर इनवर्स है, तो आपको ध्यान देना जरूरी है। आपको ध्यान देना जरूरी है कि जैसी यूनिट वो बोलेगा उसमें करेंगे। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो फिर सेकंड इनवर्स में कर देंगे। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो हम सेकंड इनवर्स में कर देंगे। सही है जी? ओके, आगे बढ़े क्या? हाँ जी, आगे चले क्या? चलिए आइए। यहां तक सबको सब कुछ सही है? यहां पे सबको सब कुछ सही है? प्लीज बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए जी अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गौर से देखिएगा, सवाल कह रहा है ये रिएक्शन है, ठीक है। यदि ए की सांद्रता, यदि ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया का वेग कितना होगा ये हमको बताना है। ट्राई करो भाई इस सवाल को, ट्राई करना भाई इस सवाल को। सॉरी गलत पोल चला दिया मैंने। हम बोलेंगे आंसर आपको इस यूनिट में देना है, डैश इंटू 10⁻³ मोलरता मिनट इनवर्स या मोलरता पर मिनट, है ना, ऐसे देना है। अब करिएगा, करना भाई ट्राई।
हाँ जी, करो भाई करो, डिस्कस करते हैं फिर। हाँ भाई, पानी पी लेते हैं फिर शुरू करते हैं। आइए भाई ध्यान से सुनिएगा। बेटा देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या डेटा दिया है और क्या पूछा है, उन दोनों में तालमेल बनाना बड़ा जरूरी है। उन दोनों में तालमेल बनाना बड़ा जरूरी है। गौर से देखिए, सवाल कह रहा है कि रिएक्शन है टू ए गिव प्रोडक्ट्स। सवाल कह रहा है रिएक्शन है टू ए गिव प्रोडक्ट्स। अगर एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है, तो बेटा जी हमने बोला कि समय लग रहा है 10 मिनट, है ना, और सांद्रता का अंतर क्या है ए के लिए? सांद्रता का अंतर क्या है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। यानी कि ये -0.1 मोल पर लीटर। मुझे बताना है अभिक्रिया का वेग। बेटा अभिक्रिया का वेग पूछा है मुझसे, अभिकर्मक के हानि की दर नहीं पूछी, उत्पाद में वृद्धि की दर नहीं पूछी, मुझसे साफ साफ पूछा है अभिक्रिया का वेग। अगर अभिक्रिया का वेग पूछा है तो बेटा जी ROR क्या हो जाएगा? ए का डेटा है तो ए का आरओडी लिख देते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं। देखो ध्यान से, ए का आरओडी लिख देते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं। अगर ये कर देते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ए का आरओडी क्या हो जाएगा? सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन माइनस के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.1 डिवाइडेड बाय समय है 10 अपॉन 2। तो वैल्यू क्या हो गई? 0.1 डिवाइडेड बाय 20, वैल्यू हो जाएगी 1/200 मोलरता मिनट इनवर्स। मोलरता मिनट इनवर्स। अगर ये वैल्यू है तो हमें तो डैश इंटू 10⁻³ में आंसर देना है। तो मैंने बोल दिया, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? 1/2 का मतलब हो गया 0.5। अगर 1/2 का मतलब हो गया 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻², यानी कि 5 इंटू 10⁻³ अगर मैं ये लिख रहा हूं तो क्या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं? 5 इंटू 10⁻³ मोलरता पर मिनट। तो डैश की जगह पे वैल्यू क्या आएगी? 5। राइट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। 24% बच्चों ने आंसर दिया है। उमेश कुमार, रूपम यादव, निकी कुमारी, आयुष प्रजापति, लकी, समीर भाटी, छोटू यादव, समीर मिश्रा, अजय मीना, उत्तम मौर्य। नाइस। यस। प्लीज देखिए भाई लोग, यहां तक सबको समझ में आया क्या? यहां तक सबको समझ में आया क्या? यस। जरा कुछ लोगों का इलाज दिया जाए, जरा कुछ लोगों का इलाज किया जाए। बहुत बदतमीजी हो रही है यहाँ पे, बहुत बदतमीजी, इतनी टॉलरेट नहीं होगी। यस।
हाँ जी, कोई बात नहीं, जो भी गूगल से करता है, जैसे भी करता है, जिसको समझ में आ गया वो देखे यहां पे, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5। ओके, सही है जी, बढ़िया है, ठीक है, ओके, आगे चले, आगे चले, बढ़िया। बेटा जी देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ अभी तक तो पढ़ाया ही नहीं जिसमें समझ ना आए कुछ। एक फॉर्मूला सिखाया है, उसके तरह तरह के सवाल करवा रहा हूं। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर तो यार कहीं ना कहीं समझने में गलती कर रहे हो, समझने की कोशिश करो। हर चीज में टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, हर चीज में टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते। इतने सारे बच्चे जो कर रहे हैं उनको भी तो समझ में आ रहा है ना, राइट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। बेटा अभी तक मैं क्या कर रहा था कि अभिक्रिया का वेग लिखना मैंने आपको सिखाया, अभिक्रिया का वेग लिखना मैंने आपको सिखाया, बट अभिक्रिया का वेग मैंने किस तरह से सिखाया? मैंने दो बातों के टर्म्स में सिखाया, एक अभिकर्मक के हानि की दर के टर्म्स में, एक उत्पाद में वृद्धि की टर्म्स में, है ना। अभिकर्मक की हानि की दर या उत्पाद में वृद्धि की दर, इन दोनों के टर्म्स में मैंने आपको काम करना सिखाया। अभी मैं अभिक्रिया का वेग लिखने का एक और नया तरीका बताने जा रहा हूं, और आगे जाके हम इस तरीके को और जो मैं नया तरीका बता रहा हूं, इन दोनों को मिक्स करके सवाल करेंगे। आगे जाके एक नया तरीका जो मैं अभी बताने जा रहा हूं और एक जो मैंने अभी तक बताया है, हम इन्हें मिक्स करके सवाल करेंगे। सही है, चलिए जी, बढ़िया। अगर ये ठीक है तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या है, ध्यान से देखो क्या होगा। अगला टॉपिक है मेरा, इसका नाम है वेग नियम। अगले टॉपिक का नाम है वेग नियम, इंग्लिश में कहते हैं रेट लॉ। प्लीज ध्यान से देखें, वेग नियम, वेग नियम बोले तो रेट लॉ। क्या होता है बेटा रेट लॉ? बड़ी आसान सी चीज है, बड़ी आसान सी चीज है। आप देखिए ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने ना ये एग्जांपल लिया, 2a + 3b गिव c, कोई भी रिएक्शन ले लिए एक। अब वेग नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। वेग नियम यह कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक की सांद्रताओं के, अभिकर्मक की सांद्रताओं की घात कोई प्रायोगिक मान के समानुपाती होता है। किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकर्मक की सांद्रताओं की घात प्रायोगिक मान के समानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला? हमने बोला वेग नियम क्या कहता है? किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकर्मक की सांद्रताओं उसके अभिकर्मक की सांद्रताओं की घात प्रायोगिक मान के समानुपाती होता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकर्मक की सांद्रताओं की घात प्रायोगिक मान के समानुपाती होता है, मतलब ये। अब जब मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बेटा जी कोई कांस्टेंट आएगा। ये प्रायोगिक मान क्या है मैं इसके बारे में बात करूंगा, पर पहले समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। तो r का मान बराबर होगा k इंटू अभिकर्मक a की घात x अभिकर्मक b की घात y, अभिकर्मक a की घात x अभिकर्मक v की घात y। समझ में आई बात? बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ में आती है कि k इंटू अभिकर्मक a की घात x b की घात y, तो ध्यान से देखिएगा k क्या है? वेग नियतांक। k क्या है? वेग नियतांक। r क्या है? अभिक्रिया का वेग।
और x और y क्या है? तो बेटा जी x और y जो है ये है प्योर प्रायोगिक मान, इनकी वैल्यू स्टोइक्योमेट्री गुणांक के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। इनकी वैल्यू स्टोइक्योमेट्री गुणांक के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब आप सोचो कि x का मान 2 है, y का मान 3 है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इनका मान इनफैक्ट 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे हाथ में नहीं है वो चीज। समझे बात? हमने बोला कि इनका मान जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, भिन्नात्मक, कुछ भी हो सकता है। इनका मान जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, भिन्नात्मक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये जो एक्सप्रेशन बना है आपका, इसे क्या कहते हैं? वेग व्यंजक, मतलब वेग नियम व्यंजक। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन। प्लीज गौर से देखें। मतलब दुनिया में तुम कोई भी अभिक्रिया ले लो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होता है मौजूदा अभिकर्मक की सांद्रताओं की घात स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक। सर ये स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक नहीं, प्रायोगिक मान की घात प्रायोगिक मान। सर ये प्रायोगिक मान हमको पता होगा क्या? बेटा जी आपको सवाल में दिया जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। निकालने का तरीका होता है जो मैं बहुत आगे जाके बताऊंगा, बट अभी के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये मान आपको दिया जाएगा, ये मान आपको दिया जाएगा x और y का, आप यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। अब आप ध्यान से देखना, इस x और y को एक खास चीज बोलते हैं जिसे कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि, ऑर्डर। पर वो ऑर्डर क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, मुझे अभी वेग नियम समझाना था, मैंने वेग नियम समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक रिएक्शन ले ली, ये अगर मैंने ये रिएक्शन ले ली तो इसका वेग नियम क्या हो जाएगा? K इंटू N2 की सांद्रता घात x, H2 की सांद्रता घात y। सही है? इस तरीके से कोई भी रिएक्शन दी जाती है अभिकर्मक के टर्म्स में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? अभिकर्मक। ओके ठीक है बेटा, अभिकर्मक सही वर्ड होता है। कुछ लोग अभिकारक अपनी मर्जी से बोल देते हैं, ठीक है, तो वो आप देखिएगा। तो बेटा डीपीपी को, अब कल संडे है, ढंग से वांट ऑफ फैक्टर वाला लेक्चर पढ़ना। आज विलियन की एक डीपीपी मिली होगी, उसको ट्राई करना, ढंग से उसको समझना। ठीक है, जो आज पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करना। अब हम मिलेंगे सीधा वेडनेसडे को। ठीक है, देखता हूं इस हफ्ते तुम लोगों ने क्या किया है हाल, मैं चेक करूंगा कल सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर ये उचित रहा कि हमें कंटिन्यू करना है तो हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। वेडनेसडे को अपन इस बारे में बात कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं खुद से वॉलंटरीली कर लेंगे हम फैसला। ठीक है, चलिए जी, ओके, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। के का मान क्या लेंगे, किसका मान क्या लेंगे, सब सिखाऊंगा अगली क्लास में। ठीक है जी, चलो भैया, बाय बाय, टेक केयर।